कल हमने भाग नंबर 1 पढ़ लिया था पूरा, ठीक है, मतलब में हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। आज जो हमारा शुरू होगा वो होगा भाग नंबर 2 से, ठीक है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भाग नंबर 2 क्या है आपका, नागरिकता, ठीक है। देखो नागरिकता शुरुआत करते हैं जब, तो नागरिकता में पहले 3 वर्ड समझने जरूरी है हमें। पहला है पर्सन, सिटीजन और माइनॉरिटी, ये 3 वर्ड समझने जरूरी है। पहले पर्सन क्यों होते हैं, जो लोग बाहर से घूमने आए हैं हमारे, वो घूम रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपके क्या होंगे, सारे पर्सन होंगे। सिटीजन कौन होंगे, सिटीजन वो होंगे जैसे कि हम भारत के वासी, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं शुरुआत से ही, वो होंगे, क्या होंगे, आपके सिटीजन्स होंगे। माइनॉरिटी कौन होंगे, माइनॉरिटी वो होंगे जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है। क्या कैसे जैन धर्म वाले कोई घूमने आया हुआ है, वो क्या नाम है, वो आपका अल्पसंख्यक में है। मुस्लिम्स हैं, वो अल्पसंख्यक है भारत में। लेकिन कहीं कहीं भारतीय भी कहीं पे जाके अल्पसंख्यक हो जाते हैं, जैसे आपके 7 सिस्टर प्रदेश होते हैं, वहाँ पे भी जाके आपके भारतीय क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है कि उस देश के द्वारा दी गई एक प्रमाण पत्र होता है, जिसमें आपके मतलब कि आप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे या किसी भी देश के नागरिक होंगे। वो आपको सबसे अलग ऐसे करता है कि जो भारत के नागरिक होंगे या किसी भी देश के नागरिक होंगे, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। उन्हें क्या नाम है, घूमने फिरने का अधिकार है, कोई दिक्कत, सभी को अधिकार है घूमने फिरने का, वोट डालने का अधिकार है, सरकारी नौकरी लेने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो बाहर का व्यक्ति आएगा उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, बस वो घूम सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है आपका एक पर्सन में और एक सिटीजन में, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल नंबर 5 में बात कर रखी है आपकी कि प्रारंभ में नागरिकता, कि मतलब कि जब संविधान बन के तैयार हो गया था, उस समय किस किस लोगों को आपको नागरिकता देनी पड़ेगी, उसके बारे में बात शुरू हुई थी। तो प्रारंभ में नागरिकता थी आपकी, और कब से लागू हुआ संविधान हमारा, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो पहले लिख रखा है आपका जन्म के आधार पर, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, वो क्या होंगे, आपके भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। और ये जन्म के आधार पर कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे, देखो हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हम भारत के निवासी हैं, हमारे पिताजी का जन्म भारत में हुआ था, भारत के निवासी हैं, हमारे दादाजी का जन्म भारत में हुआ है तो वो क्या है, वो भारत के निवासी होंगे। क्योंकि ये बात 26 जनवरी 1950 की बात कह रहे हैं कि इसका मतलब तुम्हारे दादाजी जब के होंगे, और हमें जो नागरिकता मिली है वो हमारे ग्रैंडफादर से मिली हुई है, वह उनका जन्म भारत में हुआ है, फिर हमारे पिताजी आए होंगे बाद में, उसके बाद फिर हम आए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है वो क्या होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। दूसरा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी की भी माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो तो वो भी क्या होंगे, आपके भारत के नागरिक होंगे। ये वाला जो पार्ट है वो आपके इसलिए बनाया गया इंपॉर्टेंट, कि कुछ भारत के स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे, है तो भारत के निवासी, लेकिन कुछ काम विदेशों में जाकर कर रहे थे। जैसे आपका गदर पार्टी की स्थापना लंदन में हुई थी लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है। अब वो है तो भारतीय मूल के, लेकिन वो रह गा रहे हैं विदेश में। अब उनसे जो वहाँ पे कोई बच्चे पैदा हो रहे होंगे, तो ये कहा गया है कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा तो उसको भी भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनमें से कोई भी माता या पिता कोई भी क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट जोड़ा गया था, ये स्पेशल जो भारत से बाहर लोग रह रहे हैं और भारत के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके लिए जोड़ा गया था आपका, कि माता पिता क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक जो भारत में रह रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। 5 साल पहले मतलब कि 1945, ठीक है। 1945 के आसपास जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको भी क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आर्टिकल नंबर 5 में ये रखा है कि प्रारंभ में नागरिकता किसे दी जाएगी, आपको जन्म के आधार पर दी जाएगी, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद या नेक्स्ट आपका कि उनके जो माता पिता हैं वो कोई भी भारतीय मूल के होने चाहिए। भाई कोई बच्चा मांगे तो विदेश में पैदा हो गया, ठीक है, और क्या नाम है, विदेश में पैदा होने के बाद तो क्या नाम है, जो उनके माता पिता हो कोई भी एक, या माता पिता कोई भी हो, तो उनमें से वो क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। बाद में तो हो ही जाएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा होगा तो उसको तो मिलेगी, लेकिन कहा गया है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक भी जो भारत में रह रहा होगा उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्टार्टिंग फेज था आपका कि आपकी नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी भारत में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 6 में परमिट रूल लगाया गया था। क्या था कि परमिट रूल का मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं या भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, दोनों के लिए अप्लाइड है, क्योंकि बंटवारे की बात चल रही है यहाँ पर। 1947 में बंटवारा हो चुका था,
अब लोगों के लिए ये छोड़ दिया गया था, जिसे भाई पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाओ, और जो भारत में आने वाले हैं वो भारत में आ जाओ। ठीक है, तो कहा गया था कि प्रिमिटिव रूल कब लागू हुआ था आपका? 19 जुलाई 1948। ये डेट आपकी रखी गई थी कि भाई इस तारीख से पहले पहले जो आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत में आ गया उन्हें परमिट रूल की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो आए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई काम करवाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाद में आए हैं उनको कम से कम 6 महीने का क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसे उस देश की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान वाले देंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाला है तो उसे बता देंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल बनाए गए ना आपके, ये उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। हालांकि इनकी अब तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो 50 साल से ऊपर निकल चुके हैं हमारे। ठीक है, ये उस समय की कंडीशन लगाई गई थी कि भाई जो लोगों का आना जाना लगा हो रहा था कि वो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो हम किसको नागरिकता दें। ठीक है, ये उस कंडीशन बनाए गए थे कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे हैं या भारत से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं उन लोगों के ऊपर परमिट रूल लगाया गया था। जो इस तारीख से पहले आ चुके हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस तारीख से बाद आने वाले हैं या आएंगे उनके लिए परमिट रूल लागू होगा और कम से कम 6 महीने क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। आगे बात समझ में? तो आर्टिकल नंबर 5 और 6 में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे चलें। अब जैसे आपने देखा होगा परमिट रूल, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, देखिए मूवी देखिए, उसमें भी आपने देखा होगा मिल्खा सिंह जैसे वो जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में पहले रुके होते हैं और सबका भी वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद वो अंदर भेजते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ये भी पहले पाकिस्तान में ही थे, मनमोहन सिंह ये भी पहले पाकिस्तान में ही थे, ये बाद में भारत में आए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे चले। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 है आपका 1 मार्च 1947। इंडिया से पाकिस्तान, देखो आर्टिकल में 7 में कह रखा है कि जो लोग अब 1 मार्च 1947 ये बात हो रही है, मतलब अभी बंटवारा हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, अभी अगस्त में जाके हमें मिलेगी आज़ादी, बंटवारा तब जाके होगा। ठीक है, अब क्या था कि जो लोग भारत में रह रहे थे या जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उनके दिमाग में ये था कि यार देख बंटवारा तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल बंटवारा होने वाला है, तो एक काम करते हैं कि हम अपना अभी पूरी से बांध लेते हैं और चले जाते हैं जहाँ में जाना है। जिन लोगों को पाकिस्तान जाना है वो वहाँ चले जाओ, जिन लोगों को भारत आना है वो यहाँ आ जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि बंटवारा होने वाला है, तो हम पहले चले जाते हैं। तो कुछ लोग जो भारत से कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान चले गए हैं। भारत से कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान चले गए हैं। लेकिन जब बंटवारा शुरू हो गया, जब वहाँ लोगों का मतलब कि वहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हो गई, बहुत दिक्कत हो गई अपनी, ठीक है, तो उन लोगों को लगा कि यार नहीं, वापस भारत चलते हैं, क्योंकि जब अभी स्टार्टिंग में पाकिस्तान का ऐसा है कि लोगों को मार रहे हैं या भारत में लोगों को मार रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे किया कि एक काम करते हैं कि हम दोबारा कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया आ जाते हैं। इंडिया वाले पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले इंडिया, मतलब ये दोनों के लिए रूल चल रहा था। तो कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 से बाद में आएंगे तो उन लोगों को क्या कराना पड़ेगा? 6 महीने का क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आने जाने का एक डेट दे दी थी कि भैया जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं अब वो दोबारा इंडिया में आना चाहते हैं तो वो लोग 1 मार्च 1947 के बाद आएंगे, तो बाद में आएंगे तो उनको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये जो तीनों आर्टिकल है ना, ये उस समय कंडीशन के अकॉर्डिंग था, अभी इनका कोई यूज ही नहीं है, ना इनसे कभी क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, अब जो आर्टिकल नंबर 8, 9 और 10 और 11 चलेंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कभी कभी। ये तो उस समय का कंडीशन अप्लाइड थी कि भैया नागरिकता किसे किसे दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 7 में ये बात कह रखी थी कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान और फिर दोबारा से इंडिया में आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए दोबारा से ये रूल लगाया गया था कि भैया इस तारीख के बाद अगर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे आता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में लिख रखा है कि जो लोग पर्यटन के हिसाब से कहाँ जा रहे हैं? देश विदेश जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे जा रहे हैं, नौकरी के नाम पे जा रहे हैं, तो क्या नाम है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और देश में चले गए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और मतलब मान के चलो कोई व्यक्ति किसी काम के लिए, पर्यटन के लिए घूमने गया और उसका वो बच्चा वहाँ पैदा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे उस देश की नागरिकता मिलेगी। कहा गया है कि उसके माता पिता के नाम पर ही उससे क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है
कि अगर कोई व्यक्ति पर्यटन, नौकरी, ठीक है, और कोई शिक्षा के लिए कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो क्या नाम है, उससे क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता, मतलब उसकी बात बनी रहेगी, ऐसे नहीं कि उसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 8 में बात कर रखी है, सिंपल। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 में क्या रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी, मतलब मान के चलो कोई व्यक्ति घूमने के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर नौकरी के लिए विदेश में चला गया, ठीक है, और उसने क्या किया कि वहीं पर रहना, अब सोचा कि यार मैं यहीं पे सेटलमेंट हो जाता हूँ अपना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और उनको वहीं की चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो लोग वहाँ पे हो गए सेटल्ड, ठीक है, तो क्या हो गया, और भी वो चाहते हैं कि हम वहीं का क्या बना लें, नागरिकता ले लें। तो जो लोग अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो उन लोगों की भारत की जो नागरिकता है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो लोग अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनकी अपने आप ही क्या हो जाती है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी देश की, अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत जो है एक गहरी नागरिकता वाला देश है कि एक व्यक्ति को एक देश की नागरिकता दी जाएगी ना। ऐसे नहीं है कि वो भारत में भी रह रहा है और जापान में रहा है तो जापान की भी नागरिकता मिलेगी, ऐसे नहीं होगा। अगर उसने जापान की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता उसे ऑटोमेटिक समाप्त करनी हो जाएगी, तो वो जापान का निवासी कहलाया जाएगा, ना कि यहाँ का। अगर उसने वहाँ की नागरिकता ले ली तो वो भारत में आ सकता है, घूम सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन कभी वोटिंग नहीं डाल सकता, किसी भी बड़े पद पर नहीं खड़ा हो सकता, भाई कोई शिक्षा के लिए नौकरी नहीं कर सकता भारत में आके, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, भारतीय मूल की थी है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता की सुरक्षा। देखो, आर्टिकल नंबर 9 में बात कह रखी थी कि किसी भी देश की अगर नागरिकता ले लेता है तो क्या हो जाएगी, उसकी जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात कह रखी है, नागरिकता की सुरक्षा, मतलब कि यहाँ पर आप भारत में रह रहे हैं, आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कोई आप देश विरोधी काम ना कर दें। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ का उल्लंघन ना कर दे। जब मान के चलो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई मतलब कोई दिक्कत हो रही है और आप पाकिस्तान के फेवर में बोलना शुरू कर दें, जब इंडिया चीन के बाद युद्ध के बारे में बात चल रही है, आप चीन के बारे में फेवर करना शुरू कर दें, तो ऐसी गतिविधियां जो आपको देश विरोधी का ओके उसमें आ जाती हैं, कैटेगरी में अगर आ जाती हैं, तब जाके आपको क्या करी जाएगी, आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है। भारत की नागरिकता छीनने का मतलब ये नहीं है कि आपको देश से बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठाएंगे अब बाहर निकल, ये नहीं होगा, रहोगे आप देश में ही, लेकिन क्या नाम है, आपके जो सिटीजन यहाँ भारत में रहने के जो अधिकार हैं आपके, कि जैसे भैया आपको वोट डालने का अधिकार है, आप बड़े बड़े शिक्षा पद के लिए आपका अधिकार है, ये जो पद है आपके वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 10 में क्या रखा कि आपकी नागरिकता की सुरक्षा की बात की गई है कि इसमें आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कोई आप देश विरोधी काम ना कर दें। ठीक है, संविधान का उल्लंघन ना कर दें, ये तब तक बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 10 में आपकी ये बात की गई थी। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11 कि नागरिकता, हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है। देखो, आर्टिकल नंबर 11 में बात क्या रखी है आपकी कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किस मंत्रालय के अंडर आएंगे, सारे गृह मंत्रालय के अंडर आएंगे। ठीक है, मतलब कि नागरिकता संबंधी हमें कोई भी नया कानून लेके आना है, संशोधन करना है, ये जो भी काम होंगे वो सारे किसके अंडर होंगे, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून जो भी संशोधन होते हैं या फिर कोई भी नया अचीवमेंट लेके आना होता है वो सब किसके अंडर होगा, गृह मंत्रालय के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक ये पूरे हो चुके हैं आपके। ठीक है,
शुरुआत में 5, 6 और 7 जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपके उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे कि भैया बंटवारा होने वाला था, बंटवारा हो चुका था किसी किसी में, तो उस समय के लोगों को कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, तब वो वहाँ पे आपके रूल चलाए गए थे। ठीक है, और 8, 9 और 10 ये आपके तब थे कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो 8 है वो ये वाली बात कही गई थी, और 9 में कही गई थी भैया कि मतलब किसी देश की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं या कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 8, 9, 10 ये आपके हो चुके हैं पूरे, मतलब भाग नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भारत जो आपकी नागरिकता अधिनियम है 1955 के अनुसार। क्योंकि क्या है कि जब जो आपका संविधान बनाया गया था ना, उस समय क्या अकॉर्डिंग जो आपके नागरिकता संबंधी कानून बनाए गए थे, अब जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस हो रही है देश की, आगे आगे देश बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो आया था आपका 1955 में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम को सबसे पहले कब आया था, तो 1955 में। लेकिन अगर पूछेगा कि नागरिकता संबंधित आपके संशोधन सबसे पहले कब हुआ है, तो 1986 का है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी कराते हैं स्टार्ट। आ जाओ, नमस्ते। सबसे पहले जो नागरिकता की बात की गई थी ना, वो अरस्तू ने की थी कि भाई भारत को बोला कोई भी नागरिकता कैसे कहलाया जाएगा, तो नागरिकता जो वर्ड है, जो स्टार्टिंग फेज था, वो किसने कहा था हमेशा, अरस्तू ने। ठीक है, भारत शुरू करें। देखो अब क्या है कि अब क्या है कि आपका भारत आज़ाद हो चुका है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है कि जो हमने संविधान में जो आर्टिकल बनाए थे, अब उनमें कुछ संशोधन करने जरूरी पड़ गए समय के अनुसार। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो कब आया था, आपका 1955 में आया था। ठीक है, उसके बाद 86 में आया, 92 में आया, 2003 में आया, 5 में, 15 में, 19 में भी आया। ठीक है, ये आपके लगातार संशोधन होते चले जा रहे हैं कि जब क्या नाम है आपके अधिनियम आ रहा है एक के बाद एक। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम के अनुसार 5 प्रकार के आपको क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं कि आप भारत के नागरिकता कैसे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आया था वो था आपका जन्म के आधार पर। सबसे पहले कब आया था, जन्म के आधार पर आया था। कहा गया था कि जिसका जन्म भारत में हो गया है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जिसका जन्म भारत में हो गया है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति विदेश भारत में घूमने आया है, ठीक है, और उसका बच्चा भारत में हो गया, तो क्या उसे भारत की नागरिकता दे देंगे?
ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा कि क्या नाम है कि कोई भी घूमने आया और अगर उसका बच्चा यहाँ भारत में पैदा हो गया या कोई घूमने आया, ऐसे पहले बच्चा यहाँ पे हो गया, तो उसको क्या नाम है जन्म के आधार पर उसे नागरिकता देनी पड़ती उस टाइम, कि ये उस समय बनाया गया था ना शुरुआत में, उसे देनी पड़ती। तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था नागरिकता में 1986 में। कहा गया था कि उन्हीं लोगों को क्या दी जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी जिनमें से माता या पिता भारतीय मूल के होंगे। ये देखिए ध्यान रखना, अधिनियम सबसे पहले 1955 का आया हुआ है और सबसे पहले संविधान संशोधन कब का है, 1986 का है। ठीक है, और 1986 के संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। अगर कोई भारतीय है तभी जाके जो बच्चा पैदा हुआ है भारत में, तभी जाके उसे क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये पहले तो ये लिख रखा था कि भैया जिसका जन्म भारत में हो जाए उसे भारत की नागरिकता दे दो, तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो 31 साल बाद, 31 साल हो जाएंगे ना, 31 साल बाद ये संशोधन किया गया कि भैया माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए, तभी जाके उस बच्चे को क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो गई कि भैया चलो बहुत सारे लोग मिल गए कि भैया कि जिनका जो भारतीय मूल के हो सकते थे, तो ऐसे करके हो गया। फिर 2003 में संशोधन हुआ इसमें दोबारा, इसमें कहा गया कि दोनों वैलिड होने चाहिए। दोनों वैलिड का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या होता था कि मान के चलो कोई व्यक्ति है पाकिस्तान से भारत आ रहा है, कोई लड़का पाकिस्तान से भारत आया पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, 6 महीने का लेके आया, टूरिस्ट वीज़ा लेके आया अपना। अब उसने यहाँ पे आके किसी भारतीय महिला से शादी कर ली, अब बच्चा हो गया, तो क्या उस बच्चे को अब तो बच्चों क्या देनी पड़ेगी, जन्म के आधार पर देनी पड़ेगी, क्योंकि माता पिता कोई भी क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। तो माता तो भाई भारतीय हो गई, लड़का जो बाहर का था ना, तो ऐसे तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये कहा, फिर इसमें ये संशोधन किया गया, एक छोटा संशोधन किया गया कि भैया भारत की नागरिकता उन्हें दी जाएगी जो मतलब कि जो सही तरीके से भारत में रह रहे हो। भाई ये लड़का आया था शिक्षा के नाम पे और बन के जा रहा है बाप, तो दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, आया था वो शिक्षा के नाम पे, बन के जा रहा है बाप वो। ठीक है, तो कहा गया है कि वैलिड तरीके से अगर वो भारत का नागरिक होगा तभी जाके उस बच्चे को क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ऐसे नहीं कि कोई भी भारत में आया और मतलब कि उससे शादी की और बच्चा जो हुआ वो भारत का नागरिक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो बाहर से आ रहा है वो भी पूर्ण रूप से वैलिड होना चाहिए, तभी जाके तो भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ये वाला जो था आपका वैलिड वाला, ये 2003 में संशोधन हुआ और सबसे पहले कब हुआ आपका, 1986 में। इसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। इससे पहले क्या था कि कोई भी भारत में जन्म ले लेगा वो भारत का नागरिक होगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला संशोधन ये वाला है और वैलिड वाला 2003 का है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, ठीक है, अब देखो हमें जो नागरिकता मिली है वो वंश के आधार पर मिली है। हमारे दादा भी भारतीय थे, हमारे पिताजी भी भारतीय थे, तो हमें भी वंश के आधार पर क्या मिली है, नागरिकता मिली है। आपको आज भी गांव में आपके पिता के नाम से जानते होंगे, ना कि माता के नाम से। ठीक नहीं, तो शुरुआत की बात चल रही है ना, वंश के आधार पर चल रही थी बात। लेकिन क्या हुआ कि भारत में कहा गया है कि संविधान में ही कि सभी को समानता का अधिकार है, कह रखा है ना कि सभी को क्या है, समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो महिला लोग हैं उन्होंने क्या किया, एक बात की कि भैया वंश के आधार पर जो हो रहे हैं वो पिता के आधार पर हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ इसमें 1992 में, और कहा गया कि अब माता के आधार पर भी जो बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो पहले वंश के आधार पर चल रहा था, जो पिता के नाम पे चल रहा था। ठीक है, और अब क्या चल रहा है आपका, माता के नाम पे भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा है, भारतीय मूल की हैं, शादी की है शोएब मलिक से जो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अब अगर ये वाली बात देखें, कि भाई पिता के आधार पर हो, अगर पिता के आधार पर दो तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ हो गया जिसका हो गया। ठीक है ठीक है, तो वंश के आधार पर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ कि पिता के आधार पर होगा, तो पिता पाकिस्तान का है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए और मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब ये वाला संविधान संशोधन हो गया, अब माता तो कौन है आपकी, सानिया मिर्जा जो भारतीय मूल की है। ठीक है, तो कहा गया कि वो माता के आधार पर भी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, और जब उसका बच्चा 18 साल के प्लस हो जाएगा तब उस बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है पाकिस्तान की। आगे बात समझ में? तो ये कंडीशन आपकी तब अप्लाइड हुई थी कि भैया माता के आधार पर भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और जो मैं आपको यहाँ पे बताया था जन्म के आधार पर,
अगर यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेते हैं तो सैफ अली खान और करीना कपूर है, ठीक है। अब सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनका बच्चा पैदा हुआ जाके लंदन में, तो क्या उसे लंदन की नागरिकता मिलेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना कि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होने चाहिए। सेकंड थिंग, दोनों वैलिड होने चाहिए, तो दोनों वैलिड भी हैं और दोनों भारतीय भी हैं, तो उसे जन्म के आधार पर क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। ऐसे नहीं कि वो जहाँ पैदा हो जाएगा वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि वंश के आधार पर कैसे कैसे हुआ? पहले पिता के आधार पर चल रही थी, और यहाँ पर संविधान ये संशोधन किया गया तो माता के आधार पर दी गई है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट का पंजीकरण। पंजीकरण है, कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत की किसी महिला से विवाह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया और भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। विवाह करना पड़ेगा या कम से कम भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये 5 वर्ष था, पहले ये 5 वर्ष था, अब इसको चेंजमेंट करके क्या कर दिया? 7 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो कहा गया है कि या तो वो भारत में रह के किसी महिला से विवाह करे, ठीक है, और कम से कम विवाह करने के बाद, ऐसे नहीं कि आज विवाह कर लिया और कल को नागरिकता मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। विवाह करने के बाद भी उसे 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर विवाह नहीं कर रहा है तब भी उसे भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, काम कुम करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके उसे क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे 7 साल पूरे हो गए तो भारत की नागरिकता बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। और 7 साल बाद वो जाके क्या करेगा? पंजीकरण करवाएगा। पंजीकरण करवाने के बाद जब भारत सरकार कहेगी हाँ भैया, वो पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी आपके 7 साल आपने क्या क्या किया है, आपने कोई गलत काम तो नहीं कर रखा, आप कहाँ से आए हो, पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी आपका। उसके बाद जाके आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो पंजीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 7 वर्ष। क्वेश्चन ये बनता है कि पंजीकरण में कितने वर्ष में किया गया है आपका? तो 7 वर्ष के लिए किया गया। पहले 5 वर्ष था, अब चेंजमेंट कर कितना कर दिया गया है? 7 वर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका देसीकरण। देसीकरण में क्या रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आ रहा है तो उसे कम से कम भारत की कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज है? 22। इन 22 लैंग्वेज में से कम 1-2 भाषा उसे आनी चाहिए भारत की, ठीक है। और या फिर वो किसी कला साहित्य में अपना रुचि रखता हो, वो बात, या फिर कम से कम 10 साल उसे भारत में रहना पड़ेगा। अगर उसे देसीकरण लेनी है तो कम से कम इस काम के साथ साथ उसे भारत में क्या करना पड़ेगा? 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तभी जाके उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। देसीकरण में 10 साल है, पंजीकरण में 7 साल है, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ईयर्स पूछ लेता है कि कितने साल का होता है, तो ये वाला 7 साल है, 10 से 10, 10 से देसीकरण, तो हो जाएगा सिंपल। अब पहले पॉज पंजीकरण 5 था, अब ये चेंजमेंट करके क्या कर दिया गया? 7 साल कर दिया गया, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो कहा गया है देसीकरण में कि भारत की कोई भी एक लैंग्वेज उसे अच्छे जानी चाहिए, ठीक है। कला साहित्य में अपना विशेष योगदान दे सकता है, इसमें का काम करता हो। तो क्या नाम है आपका? अदनान सहानी पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो वो कम से कम भारत की भाषा जानते ही हैं, वो हिंदी तो बोलते ही हैं शायद वो, है ना। तो और कला में मतलब अच्छा एक मतलब कि गायकार भी अच्छे हैं, और उन्हें कम से कम 10 साल भारत में हो चुके हैं रहते हुए, उससे ऊपर ही हो गए होंगे। तो उन्हें क्या किया? देसीकरण के अनुसार क्या दी गई है? भारत की नागरिकता दी गई है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देसीकरण, अब लास्ट यहाँ पर क्या? अर्जित भूमि, ठीक है। अब भारत किसी भी देश पे अपना कब्जा जमाएगा और वहाँ के जो लोग रह रहे होंगे वो भी ऑटोमेटिक भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, कहलाई जाएगी, उन्हें देनी पड़ेगी। जब आपने भूमि को अंडरग्राउंड किया, आपने अंडर लिया है, तो वहाँ के जो निवासी होंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा? आपको भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है? हमारा सिक्किम, सिक्किम है ना। डेट बताएगा कोई? डेट कब की थी? डेट विथ डेट 16 मई 1975, ठीक है। जब ये क्या गया मतलब कि सिक्किम को हमने अपने अंडर कर लिया था, तो वहाँ के जो लोग थे उनको भी ऑटोमेटिक क्या मिल गई थी? भारत की नागरिकता मिल गई थी। तो ये 5 प्रकार के आपके नागरिकता संबंधित कानून है कि पूछते हैं कि कितने प्रकार के आपके कानून हैं जिससे आपको नागरिकता मिलेगी भारत की? तो 5 प्रकार की है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देसीकरण और अर्जित भूमि, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले अधिनियम याद रखना है, सबसे पहले कि अधिनियम कब आया था, ठीक है। और अंतिम कब का है? 2019 का है, ठीक है, पहला और अंतिम। और पूछा गया सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा था? तो 1986 का है। और महिला वाला पूछता है कि महिला वाला कब का है? वंश के आधार पर महिला को कब अधिकार दिया गया? तो 1992 का है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब आपने सुना होगा एनआरआई है। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता नहीं? एनसीआर अलग है, एनआरआई अलग है,
एनसीआर तो दिल्ली वाला एरिया है। एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का मूल निवासी तो है उसका, मतलब भारत का निवासी तो है, उसका जो मूल है वो भारत तो है, लेकिन वो भारत में नहीं रह रहा है, वो क्या रह रहा है, देश विदेशों में रह रहा है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब कि वो भारतीय मूल के तो हैं लेकिन वो भारत में ना रह के विदेशों में रहते हैं। जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ठीक है, अजय पंगा, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे क्या है, एनआरआई हैं। ठीक है, विजय माल्या तो वो तो अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये कौन है, आपके एनआरआई होते हैं। ठीक है, अब क्या था कि जो आपके एनआरआई हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एनआरआई है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सबसे आगे योगदान इनका भी है। हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग रहते हैं उन्हें पता है, क्योंकि एनआरआई लोग वही होंगे जो बढ़िया पैसे वाले होंगे। हम क्यों नहीं बन गए एनआरआई, हम आज तक यहाँ रुड़की भी नहीं गए हैं, भारत देश की बात छोड़ ही दो। ठीक है, तो क्या नाम है कि एनआरआई जो है आपके मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान सबसे ज़्यादा इनका होता है। ठीक है, कि वो योगदान कैसे होता है, जैसे मान के चलो एनआरआई है तो कोई फैमिली गई होगी बाहर, अब उसका जो मूल है मतलब कि माता पिता या भाई बहन वो सब भारतीय होंगे, मतलब भारत में रह रहे होंगे। अब यहाँ से जो भी पैसा कमाएगा, यहाँ से वो जो भी पैसा कमाएगा वो कहाँ भेजेगा, भारत में भेजेगा। तो भारत का जो फॉरेन जो मिल रहा है हमें वो कहाँ आ रहे हैं, सारे भारत के खाते में आ रहे हैं। तो इससे जो फायदा हो रहा है किसको हो रहा है, भारत को हो रहा है। और ले क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं हमसे, हमसे क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे, ना हमें उससे हमें ना हमसे मतलब कोई सुविधा ले रहे हैं, ना हमारा कोई इस्तेमाल योजना ले रही है, हमारे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें दे ही रहे हैं। तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है एनआरआई वालों से। ठीक है, अब इनसे हमें ये होता है कि एनआरआई वाले जो भी पैसा कमाते हैं और ये जो भी भारत के अकाउंट में आता है ना, इनके जो भारत के अकाउंट में आता है, इन पे कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। ये जितना भी पैसा भेजें भारत में, इन पे किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगता, किसी सारे के साथ टैक्स फ्री है। तो इसलिए हमें ये फ़ायदा है कि ये जितना ये इसलिए क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजते हैं भारत में। अब वहाँ का 80 $1, हमारे यहाँ का 80 रुपये, तो ये क्या करते हैं, भेजते हैं फटाफट डॉलर हमारे पास, और हमें तो टैक्स, इन्हें टैक्स लगता नहीं है, तो ये पैसा हमें मिल जाता है बढ़िया। ठीक है, तो एनआरआई क्या है आपके, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, जो भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन है ये भारतीय मूल के ही। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब इसके बाद 2005 में एक और अधिनियम आया था आपका, OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसका, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन इंडिया का मतलब ये होता है कि ये लोग वही हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और ये समय समय पर भारत पे आते हैं। ठीक है, समय समय में भारत में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो किसी गांव को गोद ले लेते हैं तो सारा खर्चा उनका उठाते हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, वो सब आ जाते हैं। तो ये क्या है, आपके OCI हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इनमें अंतर क्या होता है, जो आपके नॉर्मल सिटीजन होते हैं और इनमें अंतर बस इतना होता है कि ये क्या नाम है, भारत में वोटिंग जो होती है वो नहीं डाल सकते, कोई भी बड़ा पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का ये कभी नहीं कर सकते, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, ना कभी वोट डाल सकते। बस इनमें ये अंतर होता है, होते तो ये भारत के ही हैं, बस इनमें यही अंतर होता है कि ये जो हमारे जो चुनाव वाला पार्ट है और क्या नाम है आपका क्या नाम है शिक्षा वाला पार्ट है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, और हर साल भारत में आते हैं ये कब, 9 जनवरी, जिसके कारण इन्हें क्या बनाया जाता है, प्रवासी दिवस बनाया जाता है हर साल। और 9 जनवरी वही डेट है जब गांधी जी भारत में आए थे। ठीक है, तो इसी तारीख को क्या किया जाता है, आपका 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है। विदेशियों के लोगों को न्योता दिया जाता है कि आप भारत में आओ, और उनको समझाया जाता है कि भाई भारत क्या कंडीशन चल रही है और क्या नाम है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, इस तरीके से। तो एनआरआई और OCI, बस इसमें यही है आपके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वो शुरुआत की जो 5 अधिनियम में बताया है ना 5, वो इंपॉर्टेंट है नागरिकता में। ठीक है।